हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम अपनी मैराथन क्लास 5 को डील करने वाले हैं जो कि होने वाली है आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो होना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज आज हम इस क्लास में डील करने वाले हैं जो हमें एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास मैराथन क्लास 5। ठीक है, तो आज का सब्जेक्ट हमारा होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले अगर बात करें तो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज नॉन एज, यानी कि इसमें हमसे ये पूछा गया है कि क्वालिटी और क्वांटिटी इंडिविजुअल की जो कि इंटरपर्सनल टाइज या फिर एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद इन द कम्युनिटी इज नॉन एज, कम्युनिटी में रहने वाले लोग एक दूसरे से क्या इंटरपर्सनल उनके टाइज और इन्वॉल्वमेंट उस चीज को हम क्या बोलते हैं। तो अगर बात करें तो मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ या स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ या फिर सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। तो अगर बात करें कि यहाँ पे एक कीवर्ड भी हमें दे दिया गया है कि कम्युनिटी, तो कम्युनिटी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली कम्युनिटी में हम अगर बात करें तो मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ यहाँ सही नहीं बैठता है ऑप्शन, फिजिकल डायमेंशन भी नहीं, स्पिरिचुअल भी नहीं। तो अगर बात करें तो सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ हमारा ऑप्शन सही जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जाएगा आंसर की तरफ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की कि सोशल डायमेंशन इज रिलेटेड टू सोशल वेलबींग दैट क्रिएट्स इंटीग्रेटेड एंड एडजस्टमेंट विद द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, यानी कि जो हमारा सोशल डायमेंशन है वो रिलेट करता है किससे, सोशल वेलबींग दैट क्रिएट इंटीग्रेटेड एंड एडजस्टमेंट विद द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी और इंडिविजुअल के बीच में जो है क्या एडजस्टमेंट और इंटीग्रेशन जो है वो क्रिएट करता है। मेनली इट इज डिफाइंड द quality and quantity of an individual's interpersonal ties and extent of involvement with the community। ठीक है, तो वही बात बताई गई है जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। नाउ बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, आर एज फॉलोज एक्सेप्ट, यानी कि जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर की फिलॉसफी है उसको छोड़ के जो अलग ऑप्शन है यहाँ पे वो पूछ लिया गया है। तो क्वालिटी एंड जस्टिस, इंटरसेक्टोरल अप्रोच, प्राइमरी प्रिवेंशन या फिर इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो अगर बात करें तो फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो आंसर होगा सी की प्राइमरी प्रिवेंशन, इसका छोड़ के बाकी सारे हमारे क्या फॉलो करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर को। तो इक्विटी एंड जस्टिस, इंटरसेक्टोरल अप्रोच एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है कहाँ, प्राइमरी हेल्थ केयर की फिलॉसफी में। ठीक है, बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ इक्विटी, सोशल जस्टिस, सॉलिडेटरी, इंटरसेक्टोरल अप्रोच एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की तो वो बेस्ड होती है इन सारे क्राइटेरियाज पर। ठीक है, फर्दर
at its core is a focus on population health, illness prevention and health promotion। यानी कि बाकी अगर देखी जाए तो वो फोकस किस पे करती है कि पॉपुलेशन की हेल्थ पे, इलनेस के किसी प्रिवेंशन पे या फिर हमारी हेल्थ प्रमोशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने हमारे प्रिवेंशन है, कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड प्राइमोडियल। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है सेकेंडरी प्रिवेंशन इज, यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन कौन सा होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वोयर कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अर्ली डिटेक्शन यानी कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन या न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। तो अब हम अगर बात करें सेकंड प्रिवेंशन में हमें देखने को मिलता है क्या, अर्ली डिटेक्शन यानी कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और उसका ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर जाएगा, ए, सी और डी तीनों ही गलत हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन एम्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजीज, यानी कि जो सेकेंडरी प्रिवेंशन का एम है वो क्या है, टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ डिजीज और इंजरी दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि जो डिजीज या जो कोई इंजरी आपको ऑलरेडी हो चुकी है उसको रिड्यूस करना सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंडर आता है। ठीक है, दिस इज डन बाय डिटेक्टिंग अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि ये किसके थ्रू होता है, अर्ली डायग्नोसिस इसके अंडर आता है, एंड प्रॉम्प्टली ट्रीटिंग डिजीज और इंजरी एज सून एज पॉसिबल टू हेल्प और स्लो इट्स प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर बात करें कि इसमें हम कोशिश करते हैं कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए किसी भी डिजीज का या इंजरी का, सो दैट जितनी जल्दी हो सके हम उसका प्रोग्रेसिवनेस यानी कि उसके जो बढ़ने की स्पीड है वो स्लो हो सके, क्या करके, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इम्यूनाइजेशन इज कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, इम्यूनाइजेशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन पूछ लिया हमसे यहाँ। ठीक है, कि इम्यूनाइजेशन की अगर बात करें तो वो कौन से लेवल का प्रिवेंशन होता है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी या डिसेबिलिटी लिमिटेशन। तो अगर बात करें ऑप्शन डी गलत हो जाता है, टर्शरी में हमारा इम्यूनाइजेशन नहीं आता, सेकेंडरी में भी नहीं आता, तो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, उसके अंडर आता है इम्यूनाइजेशन, यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन की अगर बात करी जाए तो इम्यूनाइजेशन उसके अंडर आएगा। ठीक है, इम्यूनाइजेशन लाइक हमारी जितनी भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीन्स है, टाइम टाइम पे उनका लगने का अलग अलग मंथ पे वो लगती है, उनकी डोजेस डिफाइन है कि इतनी डोज इतने महीने पे लगेगी, फिर उसका बूस्टर डोज इतने पे लगेगा, तो वो सारा इम्यूनाइजेशन जो है वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज, यानी कि कोई डिजीज का आउटब्रेक हुआ है। ठीक है, लाइक कोई डिजीज स्टार्ट हुई है फैलनी इन द कम्युनिटी इन एक्सेस द नॉर्म एक्सपेक्टेशन इज, यानी कि अगर किसी कम्युनिटी में कोई डिजीज आउटब्रेक हुआ है तो हम उसको क्या टर्म बोलेंगे, एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक या फिर एंडेमिक। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे हमारी कम्युनिटी की बात हुई है, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी की बात हुई है तो उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, कि अगर कोई डिजीज का आउटब्रेक होगा किसी कम्युनिटी में तो वो हमारा जाएगा, क्या बोला जाएगा, एंडेमिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की कि एंडेमिक क्या है, एंडेमिक, पैंडेमिक, इन सब का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो टर्म्स है ये कंफ्यूजिव होती है, पेपर में हमें कंफ्यूज करा जा सकता है इनसे रिलेटेड, तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि पैंडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है। एंडेमिक इज द आउटब्रेक ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज का आउटब्रेक होना इन द कम्युनिटी इन एक्सेस फॉर्म
फ्रॉम द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन, यानी कि जितनी एक्सपेक्टेशन हमें होती है उससे ज्यादा ये बढ़ जाती है, यानी आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो जाता है किसी कम्युनिटी में किसी डिजीज का, तो वो हमारा एंडेमिक एपिडेमिक जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक अगर बात करें तो एक आउटब्रेक ऑफ डिजीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री मींस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर बात करें पैंडेमिक की तो कोई भी डिजीज अगर किसी कंट्री से स्टार्ट हुई है और वो चली जाती है दूसरी किसी कंट्री में भी, और देखने को मिलता है कि वो कहाँ स्प्रेड हो गई है, ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो हमारा आता है किसके अंडर, पैंडेमिक के अंदर। तो कोविड-19 इसका रीसेंट एग्जाम्पल है कि जो लास्ट हमारा पैंडेमिक देखने को मिला था वो मिला था किसमें, कोविड-19 में। नेक्स्ट अगर बात करें स्पोरैडिक, ठीक है, तो इज द प्रिवलेंस एट द इंटरवल ऑफ अ सिंगल पर्टिकुलर डिस्पर्स केस ऑफ अ डिजीज। ठीक है, यानी कि कोई एक सिंगल केस अगर देखने को मिल रहा है कहीं पे तो वो हमारा आता है स्पोरैडिक में। ठीक है, नेक्स्ट एंडेमिक की अगर बात करें तो अ कंटिन्यूअस प्रेजेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज विद अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एंडेमिक। किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में वो डिजीज देखने को मिलना कंटिन्यूअसली, यानी कि ना उसमें कम होना ना ज्यादा, वो उस एरिया में वो डिजीज देखने को मिलती ही मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है, तो इस इन टर्म्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरैडिक और एंडेमिक में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज, कि एपिडेमियोलॉजी जो है उनके फादर कौन है, जॉन स्नो, जोसेफ लिस्टर, कैरल लैंडस्टीनर या फिर रॉबर्ट हुक। तो अगर बात करें तो हमारे जॉन स्नो जो है वो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कहलाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, सेम लिखा है कि जॉन स्नो इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या कर रहा है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है टू अ डायबिटिक पेशेंट, यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट है उसको क्या हेल्थ एजुकेशन मिल रही है, एक नर्सिंग या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के थ्रू की रिगार्डिंग हाउ टू सेल्फ मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल, कि खुद से कैसे हम ब्लड शुगर लेवल को मेजर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज प्रैक्टिस्ड हेयर, यानी कि हमसे ये पूछ लिया गया है कि एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है जो डायबिटिक पेशेंट को ये ब्लड शुगर लेवल खुद से कैसे मेजर करना है वो बता रहा है, तो ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, कि प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्शियरी प्रिवेंशन। तो अगर बात करें प्राइमोर्डियल नहीं है, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, ये हमारा आएगा टर्शियरी प्रिवेंशन के अंडर, कि अगर हम किसी पेशेंट को खुद से या तो इंसुलिन एडमिनिस्टर करना सिखा रहे हैं या फिर खुद से ब्लड शुगर लेवल जो है चेक करना दिखा रहे हैं, तो वो हमारा आएगा किसमें, टर्शियरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। टर्शियरी प्रिवेंशन एम्स टू सॉफ्टन द इम्पैक्ट ऑफ ongoing illness और इंजरी दैट हैज लास्टिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अगर बात करें कि टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि जो ऑन गोइंग हमारी इलनेस है उसको लास्ट करने के इफेक्ट जो है डाले जाते हैं उसमें। दिस कैन बी अचीव्ड बाय हेल्पिंग पीपल टू मैनेज लॉन्ग टर्म इलनेस एंड कॉम्प्लेक्स हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर फंक्शनैलिटी, इन दिस केस scenario the patient is already diagnosed to have diabetes,
ठीक है, जो ये वाला हमने सिनेरियो देखा है उसमें क्या है कि पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज है किससे, डायबिटीज से, विच इज अ क्रॉनिक डिजीज, जो क्या है, क्रॉनिक डिजीज है। हेल्थ एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, यानी कि जो अगर हेल्थ एजुकेशन उसको प्रोवाइड की जा रही है वो किस लिए की जा रही है कि वो अपनी लाइफस्टाइल जो है या क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या करे, इंप्रूव करे और सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज जो है रिड्यूस होए। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी टर्शरी प्रिवेंशन, इसीलिए जो ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन आया है ये टर्शरी प्रिवेंशन के अंडर आया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेटिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेट इज, कि जब हम कैलकुलेट करते हैं MMR तो क्या डिनोमिनेटर रखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ या मिड ईयर पॉपुलेशन। तो अगर बात करें मिड ईयर पॉपुलेशन नहीं रखा जाता, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ नहीं रखा जाता और टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज भी नहीं रखी जाती, तो आंसर हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, यानी कि डिनोमिनेटर में अगर MMR की बात करें तो हमारा जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, तो MMR टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MMR में क्या होता है कि जितनी भी प्रेगनेंसी के वजह से या उसकी कॉम्प्लिकेशन के वजह से फीमेल की डेथ होती है, चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डेज of delivery from puerperal causes in an area during a given year, total number of live birth, यानी कि किसी भी रीजन के वजह से, जितनी कॉम्प्लिकेशन के वजह से अगर हमारी फीमेल की डेथ होती है या तो प्रेगनेंसी में या चाइल्ड बर्थ में और विद इन 42 आवर्स ऑफ डिलीवरी, तो वो हमारा MMR में क्या होता है, काउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ इंडिया इज, यानी कि जो मेजर कॉज है किसका, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का इंडिया में, वो क्या है, डायरिया। मतलब जो रीजन है कि इन्फेंट की मोर्टालिटी रेट यानी कि जो बच्चे की डेथ होती है उसका मेजर कॉज क्या है, डायरिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कंजेनाइटल एनोमैलीज है या फिर लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी। तो डायरिया नहीं हमारा देखने को मिलता कि जो मेजर कॉज बनता है किसका, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी नहीं अगर है, कंजेनाइटल एबनॉर्मैलिटीज एनोमैलीज भी नहीं है, लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी हमें देखने को मिलती है किसमें, मेजर कॉज बनता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया, उनको हम देखते हैं किससे, परसेंटेज वाइज देखते हैं। तो लो बर्थ वेट देखने को मिलता है 57%, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के वजह से 17% और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से 5%, डायरियल डिजीज जो है वो हमारी 4% देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज वाइज मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट यानी कि MMR इज एक्सप्रेस्ड एज, किस तरीके से वो एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो पर 1 लाख लाइव बर्थ या पर 1000 लाइव बर्थ या पर 10,000 है यहाँ पे ये कि पर 10,000 बर्थ लाइव बर्थ, ठीक है, या फिर पर 1000 पॉपुलेशन। तो अगर बात करें तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो हमारा जो है वो पर 1000 पॉपुलेशन पे नहीं होगा, पर 10,000 बर्थ पे भी नहीं होगा, पर 1000 लाइव बर्थ पे भी नहीं देखने को मिलेगा। वो देखने को मिलेगा कि पर 1 लाख लाइव बर्थ पे हमें एक्सप्रेस किया जाएगा क्या, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। ठीक है,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अदर नेम ऑफ विटामिन B12, कि विटामिन B12 को हम और किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोकोबालामाइन या थायामीन या राइबोफ्लाविन। ठीक है, तो अगर बात करें तो साइनोकोबालामाइन हमारा क्या बोला जाता है? ऑल्सो नॉन एज विटामिन B12। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बेसिक विटामिन्स के जो दूसरे नाम है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो है ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे पूछ लिए जाते हैं, और हम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ना दे तो बहुत गलत बात है और बहुत दुख होता है बाद में कि हमारा ये इतना इजी क्वेश्चन जो अभी पूछ लिया गया एग्जाम में वो हमें नहीं आता है। तो इसीलिए अभी टाइम है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, वो आपके टिप वाइज लर्न होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज, यानी कि जो इम्यूनिटी हमें नेचुरल इन्फेक्शन से मिलती है, लाइक हमारी बॉडी में या हम किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, तो अगर हमारी आने वाले टाइम में उस इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी बनती है उसको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी? तो अगर बात करें ये हमारी होगी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि वो नेचुरली हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के वजह से फॉर्म हुई है। तो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्यूनिटी दैट अकर आफ्टर द पर्सन इज एक्सपोज टू अ स्पेसिफिक डिजीज, कि जो इम्यूनिटी बनती है किसी इन्फेक्शन से एक्सपोज होने के बाद इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एग्जाम्पल चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स ऐसा एग्जाम्पल है इसका। इफ इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर इम्यूनाइजेशन देन इट इज नोन एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन अगर आपकी जो बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड आपने कोई इम्यूनाइजेशन लिया है या पहले इम्यूनाइजेशन लिया है, जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उनके वैक्सीन जो है आपने टाइम पे ली है, तो उससे जो इम्यूनिटी फॉर्म होती है वो होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स, यानी कि जब हम रेडीमेड कोई एंटीबॉडी अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे, कि वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी या पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी? तो ऑलरेडी एक कीवर्ड हमें यहाँ रेडीमेड एंटीबॉडी दे दिया गया है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के हमें क्वेश्चन को जो पढ़ना है सो दैट कि हम करेक्ट आंसर चूज कर सके। अगर बात करें कि अगर रेडीमेड की बात हुई है तो वो हमारी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी, क्योंकि बाहर से ली है और ऑलरेडी रेडीमेड सॉरी, तो वो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज अ शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो आर्टिफिशियली हम एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी लेते हैं वो एक शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन होता है बाय द इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज या फिर सच एज गामा ग्लोबिन दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिपिएंट सेल, यानी कि जो एडमिनिस्टर करा रहा है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो वैक्सीन है वो, तो उसकी बॉडी में क्या है, रेसिपिएंट हो गया वो। ठीक है, तो उसके सेल्स क्या है, ये सारे जो गामा ग्लोबिन ये सारे जो क्या है एंटीबॉडीज है वो फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज कि बीसीजी इज, जो हमारी बीसीजी वैक्सीन है वो क्या है, मतलब कौन सी टाइप की वैक्सीन है ये पूछा है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन या टॉक्सॉइड?
तो अगर बात करें बीसीजी हमारी टॉक्सॉइड नहीं होती, किल्ड वैक्सीन भी नहीं है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी नहीं है, तो बीसीजी इज नॉन एज लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बीसीजी वैक्सीन है उसमें जो लाइव हमारा बैक्टीरिया डला है वो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो उसको बहुत वीक करके डाला है ताकि वो आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर सके, ठीक है, इसीलिए इसको बोला है लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें कि बीसीजी वैक्सीन इज अ लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि एंटी रेबीज वैक्सीन इज मेड फ्रॉम, यानी कि जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो किस चीज से बनती है, वाइल्ड वायरसेस, लाइव एटेनुएटेड वायरसेस, मिक्स्ड वायरस या फिर किल्ड वायरस। तो अगर एंटी रेबीज की बात करें तो हमारे किल्ड वायरस से हमें देखने को मिलता है कि एंटी रेबीज वायरस जो है वो बनती है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट, ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग है, ठीक है। तो एंटी रेबीज वैक्सीन इज एन एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट, कि एक एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट है यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द रेबीज वायरस, यानी कि ये हमें किससे बचाता है, जो रेबीज वायरस इन्फेक्शन करता है उससे। एंटी रेबीज इज अ टाइप ऑफ किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, यानी कि ये किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इन कोल्ड चेन प्रोसेस, सबसे पहले कोल्ड चेन प्रोसेस क्या होता है कि जहां पे हमारी वैक्सीन्स जो है वो प्रिवेंट करी जाती है, ठीक है, तो वो है हमारा क्या, कोल्ड चेन प्रोसेस। द वॉक इन कोल्ड रूम्स स्टोर्स वैक्सीन्स टू वैक्सीन्स अप टू, मतलब जो कोल्ड चेन प्रोसेस है उसमें वॉक इन कोल्ड रूम में या फिर स्टोर की जाती है वैक्सीन अप टू कितने मंथ, यानी कि कितने मंथ तक हम जो है वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं वॉक इन कोल्ड रूम में, 4 मंथ्स, 6 मंथ, 3 मंथ या 1 मंथ। तो 3 मंथ नहीं, 4 मंथ नहीं, 6 मंथ नहीं, 3 मंथ हमें देखने को मिलता है कि हम जो है स्टोर कर सकते हैं किसमें, वॉक इन कोल्ड रूम में वैक्सीन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, सेम बोला गया है कि 3 महीने तक हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को स्टोर करके रख सकते हैं। कोल्ड चेन सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ, यानी कि कोल्ड चेन सिस्टम है वो किस चीज का प्रोसेस है, स्टोरिंग ब्लड स्पेसिमेन ऑफ एमपी एंड एमएफ, ठीक है, रेफ्रिजरेटिंग कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स या शॉर्ट स्टोरिंग स्पूटम स्पेसिमेन या प्रिवेंटिंग वैक्सीन। तो ऑलरेडी अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि स्टोरिंग ब्लड सैंपल नहीं होता, रेफ्रिजरेटिंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट नहीं, शॉर्टनिंग स्पूटम स्पेसिमेन नहीं। अगर बात करें तो प्रिवेंटिंग वैक्सीन्स के लिए हमारी कोल्ड चेन सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो कौन से रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। तो बात करें हेपेटाइटिस बी हमारी इंट्रामस्कुलर, यानी कि IM 90 डिग्री पे जो है वो एडमिनिस्टर करने को देखी जाती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड वाया इंट्रामस्कुलर रूट इन द डेल्टॉइड मसल रीजन ऑफ आर्म, ठीक है, आर्म के रीजन में हमारा जो डेल्टॉइड मसल है उसमें एडमिनिस्टर की जाती है IM। BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंट्राडर्मल रूट, ठीक है, MMR जो BCG वैक्सीन है वो इंट्राडर्मल रूट से जाती है, MMR वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू सबक्यूटेनियस रूट। जो MMR वैक्सीन है उसको हम सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करते हैं। वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली, ठीक है, जो वैक्सीन है उनको हम इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि UIP
वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? तो 1974, 1978 या 1985 या 1992? तो 1992 में नहीं, 1974 में भी नहीं, तो 1985 में जो है लॉन्च हुआ था हमारा क्या, यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वाज लॉन्च बाय WHO इन May 1974, कि मई 1974 में क्या लॉन्च हुआ था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इट इज लॉन्च्ड इन इंडिया इन जनवरी 1978, कि इंडिया में ये जनवरी 1978 में हमारा लॉन्च हुआ था। ठीक है, EPI एम्फेसाइजेस ऑन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर, यानी कि जब इस पे एम्फेसाइज किया गया था किसके अंदर, कि जो लेस देन 5 ईयर के बच्चे हैं उन पे और प्रेग्नेंट वुमेन पे। UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज ऑन नवंबर 1985 को जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, UIP एम्फेसाइज ऑन चिल्ड्रन किन पे, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। जो UIP है वो ज्यादा किस पे एम्फेसाइज करता है, जो बच्चे होते हैं कितने साल से कम, 1 साल से कम। ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉलेरा आउटब्रेक द बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन मेजर्स टू बी अडेप्टेड इज, यानी कि ड्यूरिंग कोलेरा आउटब्रेक जो बेस्ट इमरजेंसी हमारी सैनिटेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि किस तरीके से की जाएगी? तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस, मास वैक्सीनेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल या फिर प्रोविजन ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर। ठीक है, क्लोरीनेटेड वाटर का क्या करना, प्रोविजन। तो बात करते हैं कीमो प्रोफाइलैक्सिस नहीं, मास वैक्सीनेशन से भी नहीं, डिसइंफेक्शन ऑफ स्टूल से भी नहीं, तो प्रोविजन ऑफ क्लोरीनेटेड वाटर को जो है क्या करके, सही करके जो है हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट इमरजेंसी सैनिटेशन कर सकते हैं। किसका, कॉलेरा का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कॉलेरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज, यानी कॉलेरा जो है वो एक्यूट डायरियल डिजीज है कॉज्ड बाय विब्रो कॉलिन and it is transmitted from man to man by contaminated water, food and drinks and direct contact with the infected person। यानी कि ये जो कॉज होता है ये विब्रो कॉलिन से कॉज होता है और ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन बाय कंटामिनेटेड वाटर से, फूड से, ड्रिंक से, और डायरेक्ट कांटेक्ट होता है थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, इफ द कॉलेरा डिजीज इज एंडेमिक, यानी कि अगर कॉलेरा डिजीज एंडेमिक है इन नेचर, द बेस्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट इज बायोलॉजिकल बॉइलिंग और क्लोरीनेशन। ठीक है, तो अगर एंडेमिक है यानी कि उसी हमारी ज्योग्राफिकल एरिया, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, तो उसमें अगर है तो हमारा बेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है बॉइलिंग एंड क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। मास वैक्सीनेशन and disinfection of stool are also effective measure, but they are all long term measure. It take time to see the effect of these measures on population। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मास वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक लंबा टाइम लेता है प्रोसीजर, तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज, यानी कि जहां पे रेबीज फ्री जोन बोला जाता है इंडिया का वो कौन सा है, गोवा, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो अगर बात करें गोवा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, अगर बात करते हैं तो लक्षद्वीप एक ऐसा इंडिया में जोन है जो है रेबीज फ्री जोन। ठीक है, तो लक्षद्वीप इज द रेबीज फ्री जोन इन इंडिया। यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर फ्री ऑफ रेबीज डिजीज। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे एरिया हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, फ्री ऑफ रेबीज डिजीज। अ रेबीज फ्री एरिया हैज बीन डिफाइंड as one in which no cases of
grizzly acquired rabies has occurred in the man or any animal species फॉर 2 years। यानी कि ये एरिया ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके एरिया में पिछले 2 सालों में किसी एनिमल या फिर किसी मैन को ये इन्फेक्शन ना हुआ हो, यानी रेबीज नहीं हुआ है, तो आपका जो जोन होगा वो काउंटेबल होगा एज अ रेबीज फ्री जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 6 टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस, कि 6 टेस्ट जो है हम किस चीज को डायग्नोस करने के लिए करते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मीजल्स या मम्प्स। तो अगर बात करें 6 टेस्ट हमारा होता है डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, उसको डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, 6 टेस्ट। नेक्स्ट अगर बात करें 6 टेस्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, इट लेड द बेसिक ऑफ inoculation agent the disease। ठीक है, a minute amount of diphtheria toxin is rejected into the skin of the forearm। तो अगर बात करें कि अगर एक माइन्यूट अमाउंट डिप्थीरिया टॉक्सिन्स की जो इंजेक्टेड की जाती है स्किन में, वो क्या हो जाती है, फोरआर्म में। ठीक है, तो रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन आफ्टर 3 days इंडिकेट अ पॉजिटिव रिएक्शन। यानी कि अगर आपके जहाँ पे इंजेक्ट हुआ है वहाँ पे रेडनेस देखने को मिलती है 3 दिन बाद, तो आप क्या इंडिकेट करते हो, पॉजिटिव रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज और अ फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी टू द टॉक्सिन। यानी कि अगर आपको फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन होती है तो आपके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपर सेंसिटिविटी टू द toxins। A positive reaction can be distinguished by use of a control injection of the same amount of heated toxoid into the other forearm। यानी कि जो हमारा पॉजिटिव रिएक्शन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि सेम अमाउंट में जो है हीटेड टॉक्सिन जो है हमें लेना है, किसमें, अगर हमारे लेफ्ट आर्म में वो लगा था पहले तो राइट फोर आर्म में हमें लेना है। ठीक है, द 6th टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1913 बाय बेला सिक। ठीक है, 1877 टू 1967 एंड ऑस्ट्रेलियन पीडियाट्रिशियन ने ये जो है हमें 6 टेस्ट दिया था। ठीक है, WHO डिक्लेयर ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन, मतलब जब वो कौन सा ईयर था कि जब हमारा जो WHO है उन्होंने डिक्लेयर करा था ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो क्या था, 16 अक्टूबर 1977, 5 जुलाई 1975, 17 मई 1975 या 8 मई 1980। तो अगर बात करें तो 8 मई 1980 को जो है वो क्या WHO ने डिक्लेयर करा था, ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि एमबीएसिस इज अ ट्रांसमिटेड थ्रू रूट, कौन से रूट से एमबीएसिस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, फीको ओरल, पेरेंट्रल या वेक्टर बोर्न या फिर एयरबोर्न। तो अगर बात करें एमबीएसिस हमारे फीको ओरल रूट से जो है ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किस उससे रूट से जो है ट्रांसमिट हो सकती है। एमबीएसिस इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है ऑफ द इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन ई हिस्टोलिटिका। ठीक है, इट इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय द फीकल ओरल रूट, ये फीकल ओरल रूट से जो है ट्रांसमिट होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू कॉन्टैक्ट विद कॉन्टामिनेटेड हैंड्स। यानी कि ये वैसे तो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कॉन्टैक्ट में आने से कॉन्टामिनेटेड हैंड्स के भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्लूकोज इज एडेड टू एंटी डायरियल सॉल्यूशन बिकॉज, यानी कि अगर हम एंटी डायरियल सॉल्यूशन में ग्लूकोज ऐड करते हैं तो वो क्यों करते हैं, इट टेस्ट स्वीट, की वो स्वीट टेस्ट करेगा, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम या ऑल ऑफ द अबव।
तो स्वीट में ऑल ऑफ द अबव ये नहीं होगा, तो वो हम यूज करते हैं इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ऐड करते हैं एंटी डायरियल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आंसर सी विल बी करेक्ट, ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है is depending on the glucose observation given orally for the purpose to increase the intestinal absorption of salt and water. It is efficient for managing the फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस। ठीक है, तो हम बेसिकली बात करते हैं कि ग्लूकोज ऑब्जर्वेशन पे ये डिपेंड होता है, जो ओरली दिया जाता है उसका पर्पस क्या होता है, इंक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन किस में, इंटेस्टाइनल में, किसका, सॉल्ट एंड वाटर का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल प्राइमरीली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क, यानी कि ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है एनिमल का प्राइमरीली जो किससे ट्रांसमिट होता है, मिल्क से। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस, प्लाक या डेंगू या फिर लेप्टोस्पिरोसिस। तो बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता, सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस हमारा एक ऐसा इन्फेक्शन है जो किसमें देखने को मिलता है, जो ट्रांसमिट होता है थ्रू मिल्क। ठीक है, प्लाक, डेंगू एंड लेप्टोस्पिरोसिस जो है वो अलग होते हैं। ठीक है, द इन्फेक्शन विच इज ट्रांसमिटेड वाया एनिमल मिल्क, टर्बुलोसिस, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय इज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, और डेंगू इज स्प्रेड बाय एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो विच इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, जो एक वायरस के थ्रू कॉज होता है, क्या, डेंगू फीवर। प्लाक इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय जर्सीना पेस्टिस ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज। ठीक है, लेप्टोस्पिरोसिस इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्प्रेड वाया यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, तो ये जितनी भी डिजीज है उनका जिसके वजह से वो कॉज होते हैं और कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो सब इस एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट एड्स केस इन इंडिया वाज रिपोर्टेड इन द ईयर, यानी कि जो पहला एड्स का केस आया था इंडिया में वो कब रिपोर्ट हुआ था, तो 1987, 1982, 1992 या 2002। तो अगर बात करें तो 1987 में हमें फर्स्ट एड्स केस देखने को मिला था इंडिया के अंदर, जो कि रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट ऑफ कोलेरा स्टूल इज, कौन सा होता है बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कोलेरा स्टूल का, तो ब्लीचिंग पाउडर, लाइम या क्रिसोल या फिर फिनोल। तो हमारा फिनोल जो है वो बेस्ट डिसइंफेक्टेंट कोलेरा स्टूल का कहा जाता है। ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो WHO was established in the year of, कि WHO कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, 1920, 1948, 1954 या 1960। तो अगर बात करें तो 1948 में जो है WHO स्टैब्लिश हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन कम्युनिटी से इसी तरीके के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस, यानी कि हमारा जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है वो रिफ्लेक्ट करता है मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कितने दिन जो है पुराना उसको, तो 15 डेज वाला या 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ, तो वो करता है 3 मंथ्स का। ठीक है, तो हमारा 15 डेज नहीं आएगा, 1 मंथ भी नहीं होता है, 6 मंथ भी नहीं होता है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत इंपॉर्टेंट जो हो सकते थे उन टॉपिक्स से हमने एमसीक्यूज जो है सॉल्व किए हैं आरआरबी नर्सिंग एग्जाम के लिए, जो कि होने वाला है 29 अप्रैल को। ठीक है, तो इसी तरीके से बनी रही है जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।